आज देखते हैं सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश पावस। सुमित्रानंद पंत के बारे में जैसा कि हम जानते हैं वो छायावाद के कवि थे और छायावाद चतुष्टय का मतलब होता है पंत प्रसाद निराला महादेवी से। और छायावाद के जो चार प्रमुख स्तंभ थे सुमित्रानंद पंत उनमें से एक थे। पंत जी अल्मोड़ा के रहने वाले थे और 20 मई लगभग 1900 में उनका जन्म हुआ था। और छायावाद कि जैसे कि आप जानते हैं जो विशेषताएं हैं उसमें प्रकृति वर्णन को बहुत महत्व दिया गया है। तो आज 10वीं क्लास की जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं पर्वत प्रदेश पावस, उसके अंदर भी आप एक अद्भुत प्रकृति से मुलाकात करेंगे, प्रकृति के अद्भुत चित्र से मुलाकात करेंगे और आपको ऐसा लगेगा मानिए आप उस पर्वतीय प्रदेश पर हैं। और कवि की सफलता इसी बात में छिपी रहती है कि वो इस बात को कि आपको वहाँ ले चले जिस जगह की वो बात कर रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल पर्वतीय प्रदेश पर हैं और पर्वत के एक एक परिवर्तित होते हुए दृश्य से आप रूबरू हो सकेंगे, उससे साक्षात्कार कर सकेंगे, उससे मिल सकेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सुमित्रानंद पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पहले इस कविता को हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस कविता को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पर्वत प्रदेश में पावस कविता से। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। गिरि का गौरव गाकर छर छर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती सी लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर कर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। उड़ गया अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक लो भूधर। फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर। है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभे शाल। उठा धुआं जल गया ताल, जो जलत जान में विचर विचर। था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पल पल परिवर्तित। सुनिए अब इस कविता की पंक्ति दर पंक्ति हम व्याख्या देखते हैं। तो कवि कहते हैं पावस ऋतु थी। पावस ऋतु मतलब क्या होता है? वर्षा की ऋतु। पावस का अर्थ हो गया वर्षा। पावस ऋतु थी, वर्षा की ऋतु थी। पर्वत प्रदेश पर्वतीय प्रदेश था। पावस ऋतु वर्षा की ऋतु में हम पहुंच चुके हैं पर्वतीय प्रदेश के ऊपर। और जब हम पर्वतीय प्रदेश पर पहुंचते हैं तो कवि हमसे पहली बात कहते हैं कि भाई अब आप पर्वतीय प्रदेश पर आ चुके हैं, पावस ऋतु में आ चुके हैं। यहाँ पर आप एक अद्भुत नज़ारा देखने वाले हैं। और वो अद्भुत नज़ारा कैसा है? पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर प्रकृति का जो वेश है वो हर पल बदलता हुआ देखेंगे। तो वर्षा की ऋतु में, वर्षा के मौसम में जब आप पर्वतीय प्रदेश पर जाते हैं तो आपको प्रकृति अपने पूर्ण रूप में नजर आती है, जहाँ उसका वेश हर पल परिवर्तित होता रहता है। चलिए मुलाकात करते हैं पर्वतीय प्रदेश के पर्वतों से। तो कहते हैं मेखलाकार पर्वत अपार। ये पर्वत कैसे हैं? ये पर्वत है मेखलाकार। मेखला मतलब होता है करघनी, करघनी के आकार के पर्वत हैं। मेखलाकार पर्वत अपार। ये पर्वत मेखला के आकार के हैं, करघनी के आकार के हैं। तो कवि ने पर्वतों के आकार का वर्णन करने के लिए मेखला शब्द का प्रयोग किया है। जिस तरह मेखला होती है, करघनी होती है, उसी तरह से ये पर्वत हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़। और इस पर्वत पर जो सहस्रों सुमन खिले हुए हैं, सुमन मतलब होता है फूल। इस पर्वत पर जो सहस्रों हजारों फूल खिले हुए हैं, मानो वो फूल ना होकर के पर्वत की आंखें हों। तो अपने सहस्रों दृग रूपी सुमनों के माध्यम से, नेत्र रूपी सुमनों के माध्यम से जो पर्वत है नीचे जल में
अपने महान आकार को देख रहा है। पर्वत के नीचे जो ताल है, जो जल है, उसमें अपने महान आकार को देख रहा है, अपने विशाल आकार को देख रहा है। उसका आकार बहुत विशाल है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, और उसके चरणों के अंदर एक ताल फैला हुआ है, एक तरह सरोवर फैला हुआ है। वो सरोवर दर्पण की तरह विशाल है, दर्पण सा फैला है विशाल, वो दर्पण की तरह है और बहुत विशाल। तो जब हम पर्वतीय प्रदेश पर यात्रा के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर निर्झर या जलप्रपात भी रहता है। बहुत सारे लोग जलप्रपात यानी वाटरफॉल को देखने के लिए जाते हैं। तो निर्झर जो वहाँ पर रहता है, उसकी खूबसूरती को हम यहाँ पर आंखें बंद करके भी महसूस कर सकते हैं। और जब कवि कहते हैं कि गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। वो जो निर्झर वहाँ पर है, वो जलप्रपात वहाँ पर है, वो जलप्रपात गिरि के गौरव का गान कर रहा है। पर्वत राज जो है वहाँ पर, जो पर्वत है, उसके गौरव का गान कर रहा है, उसके यश का गान कर रहा है कि देखो कितना महान है, कितना महान उसका आकार है, किस तरह वो करघनी के आकार का है, किस तरह उसके ऊपर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, उसके महान आकार का वो गान कर रहा है। गिरि का गौरव, गिरि के गौरव का गान कर रहा है, गिरि के यश का गान कर रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। और जब वो जलप्रपात गिरता है तो मद में नस नस उत्तेजित हो जाती है, रोमांच का वातावरण हो जाता है, आह्लाद का वातावरण हो जाता है, रमणीयता चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा लगता है हमारा रोम रोम हर्षित हो उठा हो, रोमांचित हो उठा हो। मद में नस नस उत्तेजित कर, और मोती की लड़ियों से सुंदर। वो जो जलप्रपात जब गिरता है तो उसके जो निर्झर हैं वो मोती की लड़ियों की तरह सुंदर दिखाई देते हैं। जिस तरह से मोती की लड़ियाँ सुंदर होती हैं, श्वेत होती हैं, उस तरह जलप्रपात का एक एक कण जो होता है वो बिल्कुल श्वेत और सुंदर होता है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, और झाग से भरे हुए निर्झर गिर गिर कर गिर के गौरव गान करते हुए हमें रोमांचित करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हमारी आकांक्षाएं कैसी होनी चाहिए? चलिए मिलते हैं सुमित्रानंदन पंत से और पूछते हैं कि भाई हमारी आकांक्षाएं कैसी होनी चाहिए। तो सुमित्रानंदन पंत की कविता जो पर्वत प्रदेश में पावस हम पढ़ रहे हैं, उसमें सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी, छायावाद चतुष्टय के कवि, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक कवि सुमित्रानंदन पंत जी कुछ कहते हैं आपसे, और बहुत सुंदर पंक्तियाँ कहते हैं। बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नप्पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नप्पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ये जो तरुवर हैं, ये जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वे उच्च आकांक्षाओं के समान हैं। अगर आपने सुमित्रानंद पंत के बारे में पढ़ा होगा पाठ प्रवेश के अंतर्गत, तो आपने देखा होगा कि सुमित्रानंद पंत के बारे में बताया गया है कि उनकी कविताओं में शैली की कविताओं का थोड़ा सामता मिलती है। जब वो अलंकारों में बात करते हैं तो उपमा अलंकार की जैसी बातें शैली ने अपनी कविताओं में की है, ठीक उसी प्रकार सुमित्रानंद पंत की कविताओं में भी आप उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग देखेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि पेड़ों की ऊंचाई को बताने के लिए कि पेड़ कितने ऊंचे हैं, उन्होंने उच्च आकांक्षाओं से तुलना की है। अब आप सोच लीजिए आपकी एम्बिशंस कितनी हाई हैं। जितनी हाई आपकी एम्बिशंस हैं, जितने आकांक्षाएं आपकी ऊंची हैं, उतने ही ऊंचे पेड़ वहाँ पर गिरिवर के उर से उठ रहे हैं। पर्वत के हृदय से उतने ही ऊंचे पेड़ उठ रहे हैं जितनी ऊंची आपकी आकांक्षाएं हैं। अब आपकी आकांक्षाएं कितनी ऊंची हैं, इस बात की आप खुद मोल लगाइए, खुद इस बात को महसूस कीजिए कि आपकी आकांक्षाएं कितनी ऊंची हैं। तो कहते हैं गिरिवर के उर से उठ उठकर, वहाँ पर जो तरुवर हैं, वहाँ पर जो पेड़ हैं, वो गिरि पर्वत के हृदय से उठ रहे हैं। और वो कितने ऊंचे हैं? वो उच्च आकांक्षाओं के समान ऊंचे हैं। हमारी आकांक्षाएं जितनी ऊंची हैं, उतने ऊंचे वो पेड़ हैं। उच्च आकांक्षाओं से मतलब तुलना की गई है। तुलना मतलब उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उच्च आकांक्षाओं से तुरवर हैं झांक रहे नीरव नप्पर। और कहाँ झांक रहे हैं? वो झांक रहे हैं नीरव नप्पर।
नीरव नभ का मतलब क्या होता है? शांत आकाश में झांक रहे हैं। नीरव मतलब होता है शांत, नभ का मतलब होता है आकाश। शांत आकाश में पर्वत, वो जो पर्वत हैं वो झांक रहे हैं झांक रहे हैं नीरव नभ पर। और कैसे झांक रहे हैं? अनिमेष। अनिमेष मतलब लगातार, अपलक, अनिमेष अटल, दृढ़ता के साथ। अनिमेष अटल, कुछ चिंता पर, लेकिन कुछ चिंता भी है। अब चिंता का मतलब ये नहीं है कि वो डरे हुए से, चिंता का मतलब है कि जब हमारे चिंता होती है, जयशंकर प्रसाद ने चिंता को हरी भरी सी दौड़ धूप कहा है। हरी भरी सी दौड़ धूप है जल माया की चल रेखा। जब हमें चिंता होती है तो हम कार्य करना आरंभ कर देते हैं। जब हमारी जितनी आकांक्षाएं ऊंची होती हैं हम उतना ही काम करना आरंभ कर देते हैं। तो कभी कहते हैं कि पेड़ भी जो हैं, जो तरु वहाँ पर हैं, उच्च आकांक्षाओं के समान ऊंचे हैं और उनको भी कुछ चिंता है। उनकी चिंता क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं उच्च आकांक्षाओं से तुरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अपनी आकांक्षाओं की अनिमेष दृष्टि रखनी चाहिए, अटल दृष्टि रखनी चाहिए और उनको पूरा करने के लिए लगातार चिंतित रहना चाहिए। ये सुमित्रानंद पंत आपको इस कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं। हालांकि प्रकृति की कविता है तो यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से अगर देखें तो प्रकृति चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं कि जो पेड़ हैं वो उच्च आकांक्षाओं के समान बड़े बड़े हैं और लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऊँचे हैं, उच्च आकांक्षाओं के समान बड़े बड़े हैं और लगातार आकाश की ओर अटल भाव से, अनिमेष भाव से और चिंतित भाव से देख रहे हैं, क्योंकि पल पल परिवर्तित प्रकृति पल पल अपना वेश बदल रही है, इसलिए वो थोड़े से चिंतित हैं। तो चलिए, प्रकृति ने अपना वेश बदला, अपना रूप बदला, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। और जैसे प्रकृति ने अपना वेश बदला तो हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। जो भूधर था, जो पर्वत था, वो अचानक उड़ गया, वहां से गायब हो गया। और वहां से गायब होते ही, और गायब कैसे हुआ? उसने क्या लिखा? उसने वारिद के पंख लगा लिए। वारिद मतलब होता है बादलों के पंख लगा करके वो उड़ गया। ठीक है, तो अभी तक कविता बताया गया कि वातावरण परिवर्तन हुआ, प्रकृति के परिवेश परिवर्तित हुआ और जैसे प्रकृति का वेश बदला, वहां पर बादलों के पंख लगाकर पर्वत उड़ गया। मतलब वहां पर बादलों का साम्राज्य छा गया और उस बादलों के पीछे जो पर्वत छुप गया हो, कवि ने उसके लिए तुलना की है कि मानो वो बादलों के पंख लगा करके उड़ गया। कितनी सुंदर उपमा है। तो पहाड़ों के उड़ते ही, पहाड़ों के गायब होते ही बाकी क्या रह गया? अभी तक आपने देखा वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे ताल है, वहाँ पे झरना है, वहाँ पे पेड़ हैं। अब जब पहाड़ गायब हो गए वहाँ से तो बाकी क्या रह गया? जब पहाड़ गायब हुए तो उनके साथ सब कुछ गायब हो गया और बाकी रह गया तो सिर्फ रवशेष रह गए हैं निर्झर। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। सिर्फ निर्झर के रवशेष रह गए हैं। निर्झर मतलब झरना, जो झरझर करता हुआ बह रहा था, जो झाग से भरा हुआ था, जो मोती के लड़ियों की तरह सुंदर था, वो उस झरने की सिर्फ शोर बाकी रह गए हैं। अब ना तो निर्झर मोती की लड़ियों के समान दिखाई दे रहा है और ना ही उसके झाग दिखाई दे रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सुनाई दे रही है तो सिर्फ उस निर्झर की आवाज़, जो बताती है कि वो निर्झर वहाँ पर है। रवशेष रह गए हैं निर्झर। अब तो सिर्फ निर्झर के रव अर्थात उसका शोर ही बाकी रह गया है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। टूट पड़ना मतलब होता आक्रमण करना। ऐसा लगता है कि धरती ने, है टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लगता है कि अंबर ने भू पर आक्रमण कर दिया हो, आकाश ने धरती पर आक्रमण कर दिया हो। अर्थात चारों तरफ से बादलों का साम्राज्य हो गया है, चारों तरफ से धुंध सी छाई हुई है, एक कोहरा सा छाया हुआ है जिसके पीछे सब कुछ गायब है और कुछ भी नजर नहीं आता। और जब कुछ भी नजर नहीं आता तो कवि आगे क्या कहते हैं? धस गए धरा में सभे शाल। ये दृश्य ऐसा था मानो भयभीत कर देने वाला था। जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, भूधर था वो अचानक गायब हो गया, ताल था अचानक गायब हो गया, वहाँ पर सिर्फ झरने की शोर नज़र आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसी भयभीत अवस्था में, ऐसे भयभीत कर देने वाली अवस्था में जो सब है, जो शाल के जो पेड़ हैं, जो शाल के वृक्ष थे, वो भी भयभीत होकर धरती के अंदर ही धंसते चले जा रहे हों। धस गया धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। और बादल इतने नीचे तक आ गए हैं कि मानो वो पानी के ऊपर से तैरते हुए दिखाई दे रहे हो और ऐसा लग रहा है पानी में, आज पानी जो जल था वो जल गया हो और उसके जलने के कारण जो धुआं सा है वो सामने नजर आ रहा हो। तो जल गया
ताल, जो ताल था वो चल गया और ताल के चलने के कारण वहाँ पर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो बादलों की अवस्था दिखाई दे रही है कि बादल इतने नीचे तक आ गए हैं, उन्होंने ताल को भी घेर लिया है और ऐसा लग रहा है कि ताल के जलने के कारण वहाँ पर धुआं सा पैदा हो रहा है। धस गए धरा में सभे शाल, धस गए धरा में सभे शाल, उड़ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर, यूं जलदयान, इस तरह जलदयान, इस तरह बादलों के यान में विचर विचर कर, बादलों के यान में घूम घूम कर, इस तरह बादलों के रथ पर बैठा हुआ जो इंद्र देवता हैं, जो इंद्र हैं, जो बादलों के यान में बैठे हुए हैं, मानो वो कोई जादुई आकर्षण पैदा करना चाहते हो, मानो कोई जादू पैदा करना चाहते हो। और ये जादू किसका जादू है? ये जादू प्रकृति का जादू है, ये जादू पर्वत प्रदेश में पावस का जादू है, ये जादू पर्वतीय प्रदेश का जादू है। जब हम पर्वतीय प्रदेश पर जाते हैं तभी हम इस जादू का अनुभव कर पाते हैं, और सुमित्रानंद पंत ने यहाँ बैठे बैठे आपको उस जादू का अनुभव करा दिया। ये जादू है जहाँ पर आपको पहले पर्वत दिखाई दिया, जहाँ पर आपको मेखलाकार पर्वत दिखाई दिया, जहाँ पर आपको ताल दिखाई दिया, ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दिए, जहाँ पर धुआं सा नजर आया, और फिर जादू हुआ और उस जादू के पीछे सब कुछ गायब हो गया और ऐसा लग रहा था कि इंद्र ने कोई इंद्रजाल खेल दिया। तो ये थी कविता पर्वत प्रदेश में पावस, जहाँ पर इंद्रजाल भी है, जहाँ पर ताल भी है, जहाँ पर झरने भी हैं, जहाँ पर सबकी सुंदरता भी है, जहाँ पर झरनों की अनुगूंज भी है, जहाँ पर रोमांच भी है, और इन सब के होने के बाद यहाँ पर एक जादू भी है, वो जादू जो सिर्फ और सिर्फ पर्वतीय प्रदेश में ही मिलता है। या तो इस कविता को पढ़िए या पर्वत प्रदेश में घूम करके आइए।